आज हमारा एडोमित्रा पर पहले क्लास है जिसमें हम आप लोग लेकर आए आप लोगों के लिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे आपको चैप्टर अनुवांशिकता से, जिसमें अनुवांशिकता पढ़ना है यानी हेरेडिटी पढ़ना है। हेरेडिटी यानी अनुवांशिकता में पहला जो हेडिंग आता है वो आता है अनुवांशिकी। क्या आता है बेटा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी एक शाखा है। क्या बेटा? शाखा। शाखा है इन ब्रांच है। अगर ये ब्रांच है तो किसका ब्रांच है? अरे भाई हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का ब्रांच है, यानी जीव विज्ञान का ब्रांच है। किसका है? जीव विज्ञान की शाखा है। तो हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा। क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा। आप देखो ये शाखा हो गया ना, तो शाखा में कुछ ना कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब कुछ कुछ होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अनुवांशिक लक्षण। क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण। अब क्या अनुवांशिक लक्षण ही होता है? नहीं, इसमें एक टॉपिक और होता है, विभिन्नताएं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण होता है और विभिन्नताएं होता है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जो हमारी अनुवांशिकता है वो क्या है? एक ब्रांच है। अब ये ब्रांच है तो किसका ब्रांच है? जीव विज्ञान का ब्रांच है। अब ब्रांच यानी शाखा, तो इसके अंदर कुछ होगा, जो होगा तो क्या होगा? अनुवांशिक लक्षण और विभिन्नता होगा, है ना। तो अनुवांशिक लक्षण और विभिन्नता होगा, तो इसी तीनों को हम मिलाकर क्या करते हैं? एक परिभाषा बनाते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारी हो गई अनुवांशिकी। क्या हो गई? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स हो गई। अब देखो हमारे अंदर ये क्या होना चाहिए? हमारे अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए कि भाई अनुवांशिक लक्षण क्या है। मैंने तो आपको डेफिनेशन लिखा दिया, लेकिन हमारे अंदर क्या आना चाहिए कि अनुवांशिक लक्षण क्या है। तो हम जान लेते हैं अब अनुवांशिक लक्षण के बारे में। किसके बारे में? अनुवांशिक लक्षण के बारे में, तो यानी जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में। अब देखो जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो जेनेटिक कैरेक्टर ये होते हैं कि जो लक्षण, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी और ये आपके पापा हैं। ठीक है, ये आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं। ठीक, यानी ये आपके जनक हैं। जनक मतलब क्या होते हैं? जो संतान को उत्पन्न करते हैं, जो बच्चे को पैदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब ये आपके मम्मी हैं और ये आपके पापा हैं। ठीक है, अब इन्हीं मम्मी और पापा के जो लक्षण हैं वो किसमें आते हैं? संतान में आते हैं। किसमें आते हैं? संतान। जैसे ये संतान का जन्म हुआ तो इसमें इनके भी लक्षण आएंगे और पिताजी के भी लक्षण आएंगे। ठीक है, अब किसके ज्यादा लक्षण आते हैं वो बाद की बात है, वो डीपली बात है, लेकिन लक्षण दोनों के आते हैं। ठीक है, अब जब लक्षण दोनों के आते हैं तो इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण का परिभाषा क्या बनेगा कि जो लक्षण हमारे जनक से संतान को प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ऐसा डिफिनेशन होगा कि ऐसा लक्षण जो माता पिता से, किससे? माता पिता, यानी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जनक। ठीक है, माता पिता से संतान में आते हैं। किसमें आते हैं? संतान में आते हैं। संतान में आते हैं, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अच्छा, अनुवांशिक लक्षण आप समझ गए। एक चीज अनुवांशिकी में और आया था, विभिन्नताएं। क्या आई थी? विभिन्नताएं आई थी। तो हम क्या बता देते हैं आपको, विभिन्नताएं क्या होती हैं। क्योंकि हमारे अनुवांशिकी में दो चीज आए थे, एक आया था अनुवांशिक लक्षण और एक आया था विभिन्नताओं। ठीक है, तो विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अब इसी में आप देखिए, जैसे ये माता है, ये पिता है, तो ऐसे आप बच्चे देखे होंगे कि
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ना मम्मी को पढ़ते हैं ना पापा को पढ़ते हैं, मतलब सारा 100% ना लक्षण आपके मम्मी का होता है और ना 100% लक्षण आपके पिताजी का होता है, और ना 100% लक्षण आपके मम्मी पापा के मिलाकर होता है। यानी ना 100% आपके मम्मी का है ना 100% पापा का है, और इन दोनों का मिला लेंगे तब भी 100% नहीं होता है। अगर ये 100% होता तो विभिन्नताएं नहीं होती, यानी आपको अनुवांशिकी में विभिन्नताएं पढ़ने को नहीं मिलता। यानी 100% तब भी नहीं होता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो न माता से आते हैं ना पिता से आते हैं, वो आपके पूर्वज से आ जाते हैं कि आपके पिता और माता किसी से मैच नहीं करते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे कि मम्मी भी गोरी पापा भी गोरे, लड़का हो गया सांवला, है ना। तो वो लक्षण ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे लोग शक करने लगते हैं, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वज से चले आते हैं, जैसे हमारे पापा दादा, है ना, कि जो पूर्वज है वो दादा के दादा, यानी 7 पीढ़ी से लक्षण जेनेटिक्स में आ जाते हैं। यानी हमारे दादा परदादा सांवले रहे होंगे तो हमारा बच्चा सांवला हो गया। ठीक है, तो यही क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। तो विभिन्नताएं क्या होती हैं, यानी वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में हमको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो ना मम्मी से मिलते हैं ना पापा से मिलते हैं, है ना, सीधा ये कह सकते हैं अलग से आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो ना तो मम्मी से मिलते हैं ना तो माता से मिलते हैं और ना ही पिता से, ना ही पिता से। इसे विभिन्नताएं कहते हैं। इस लक्षण को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। इस लक्षण को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। तो आप लोग विभिन्नताओं के बारे में समझ, विभिन्नताएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं आपके अलैंगिक विभिन्नताएं, अलैंगिक विभिन्नताएं, अलैंगिक विभिन्नताएं यानी एसेक्सुअल वेरिएशन, एसेक्सुअल वेरिएशन। सेकंड होती है लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक विभिन्नताएं यानी सेक्सुअल वेरिएशन, सेक्सुअल वेरिएशन। तो जो लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं तो लैंगिक विभिन्नताओं में क्या होता है, सबसे पहले हम लैंगिक जान लेंगे। तो लैंगिक क्या होता है कि जब ओवा स्पर्म के साथ मिलता है ना, जब ओवा स्पर्म के साथ मिलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। और जब इससे जनन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, लैंगिक विभिन्नताओं में जो विभिन्नताएं होती है वो किसके कारण आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती है। यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या होते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो इसके कारण वेरिएशन आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक विभिन्नताएं। ठीक है, तो लैंगिक विभिन्नताओं में क्या होती है, जो विभिन्नताएं होती है उनके आने की चांस ज्यादा होती है। क्या होती है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारी जो लैंगिक विभिन्नताएं होती है उसमें वेरिएशन ज्यादा आ सकते हैं। अच्छा, वेरिएशन ज्यादा क्यों आ सकते हैं, सोचो, क्योंकि यहां पर आपके जो जीन है ना, जो करेक्टर है वो आपके एक माता के द्वारा आता है और दूसरा करेक्टर पिता के द्वारा आता है। यानी माता का जो आपके जीन है वो आपके एकदम डिफरेंट है, किससे, आपके पिता से। किससे डिफरेंट है, पिता से। तो दोनों लोगों के जो लक्षण हैं जब मिलेंगे तो इसमें क्या होंगी, विभिन्नताएं आने की चांसेस अधिक है। यानी जब क्या होती है, विभिन्नताएं किसके द्वारा आते हैं, लैंगिक जनन। यानी ऐसे जीवधारी जो लैंगिक जनन करते हैं तो उनकी संतान में जो विभिन्नताएं आती है इसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक विभिन्नताएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलैंगिक विभिन्नताएं। तो अलैंगिक विभिन्नताओं में आप लोग जानते हैं कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या होता है, ओवा और स्पर्म यानी अंडाणु या शुक्राणु या सीधा सीधा मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलते नहीं है।
है ना, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते नहीं है। तो जब मिलते नहीं है तो करेक्टर क्या होगा, एक ही पौधे क्या होगा, यानी जैसे अलैंगिक जनन हो रहा है, तो मान लीजिए अलैंगिक जनन हो रहा है, बडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है केवल एक ही जनक के द्वारा होता है। क्या होता है, एक ही जनक के द्वारा होता है। जैसे आपका हो गया बाइनरी फिशन। क्या हो गया, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं, द्विखंडन, यानी दो खंड में टूटना। तो बाइनरी फिशन जो होता है वो केवल एक ही जनक के द्वारा होता है। क्या होता है, एक ही जनक के द्वारा होता है। जैसे आपको बता दिया गया फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। क्या होता है, विखंडन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो विखंडन होता है एक ही जनक के द्वारा होता है। यानी जो लैंगिक जनन है उसमें जो इन्वॉल्व होते केवल एक ही जनक इन्वॉल्व होते। जब एक ही जनक इन्वॉल्व होते हैं तो सारा करेक्टर उन्हीं से आएगा। यानी इसमें क्या है, विभिन्नताएं होने की चांस बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आप गन्ना बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, गन्ना। तब गन्ना जब आप बोएंगे तो गन्ना का क्या करते हैं, उसके वो क्या करते हैं, स्टेम जो होता है, तना होता है, उसको काट के बो देते। तो आपका क्या होता है, जैसा गन्ना था उसी तरह गन्ना होता। अब ये हो सकता है आपने मोटा गन्ना बोया हो तो थोड़ा पतला हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत विभिन्नताएं हो सकती है। बाकी इसमें लैंगिक विभिन्नताओं में ज्यादा विभिन्नताएं आपको देखने को नहीं मिलती। सबसे ज्यादा विभिन्नताएं जो देखने को मिलती है आपको किसमें देखने को मिलती है, लैंगिक विभिन्नताओं में। विभिन्नताएं जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए अनुवांशिकता के बारे में गहन जो अध्ययन किया था वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल किसके इसके बारे में गहन अध्ययन किया, किसके बारे में, अनुवांशिकता के बारे में। तो अनुवांशिकता के बारे में किसने गहन अध्ययन किया, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था तो ये एक ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ के थे कैसे थे, ये आपके पेपर में नहीं पूछता है। बस ये आपसे इतना पूछ सकता है कि अनुवांशिकता के जनक कौन थे। तो अनुवांशिकता के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, अनुवांशिकता के बारे में गहन डिस्कशन किया था। और किस पर किया था, तो इन्होंने एक पौधा लिया था जिसको हम बोलते हैं मटर। अब देखिए मटर के पौधे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसका नाम था पायसम सटाइवम। क्या था, पायसम सटाइवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, उद्यान मटर। क्या बोलते हैं, उद्यान यानी बगीचे का मटर। क्या बोलते हैं भैया, बगीचे के मटर। अब इन्होंने क्या किया, इन मटर का लेकर इस पर प्रयोग शुरू किया। तो प्रयोग शुरू किया तो इन्होंने इनमें क्या होता है कि इनकी सफलता के कारण क्या थे। जैसे इन्होंने मटर का पौधा लिया तो इनके सफलता का कारण क्या था कि ये सफल क्यों हुए। तो सफल होने का रीजन ये था कि इन्होंने एक ही लक्षण को बार बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक ही लक्षण पर प्रयोग किया। तो मेंडल की सफलता को जो पहला कारण था, मेंडल के सफलता का जो पहला कारण था, सफलता का कारण, तो पहला कारण ये था भैया कि एक ही लक्षण, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर बार बार अध्ययन करना, बार बार अध्ययन करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर आप सफल होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में आपका 90% आ गया, तो आप बाद में इंटरव्यू होता है तो क्या बताएंगे कि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते थे। तो ये भी क्या थे, एक ही लक्षण को बार बार क्या करते थे, अध्ययन करते थे। जो चीज वैसे आप लोग बार बार एक ही चीज को अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बार बार क्लेरिफिकेशन आता है, यानी यथार्थता आती है कि कितना सही से और उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होता है। तो ऐसे इन्होंने एक ही लक्षण को बार बार में, एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर बार बार अध्ययन किया। दूसरी बात, जो भी इन्होंने अध्ययन किया उसको सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। विश्लेषण किया मतलब कि जो हमने ये देखा है इसके बारे में, फिर अगली बार जब अध्ययन किया तो उसका कंपेरिजन कराया, यानी विश्लेषण किया। यानी ये इन्होंने जब अध्ययन किया था तो अध्ययन का इन्होंने क्या किया, सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। अध्ययन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। अब सावधानी पूर्वक जब विश्लेषण किया तो उसको इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड के रूप में रखा कि बाद में ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक पूरा थ्योरी बनाकर, यानी एक पूरा परिकल्पना बनाकर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो अध्ययन किया था, जो
अध्ययन किया था उसको रिकॉर्ड के रूप में, किसके रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखा। अब इन्होंने रिकॉर्ड के रूप में क्यों रखा, क्योंकि इसलिए रखा कि इस चीज को हम बाद में बताएंगे, और इन्होंने जो बाद में बताया उसी को हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। यानी मेंडल ने अपने द्वारा किए गए प्रयोग का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रस्तुतिकरण यानी उसका पूरा ब्यौरा ही क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया। और मेंडलवाद क्या है, तो मेंडलवाद क्या भैया, मेंडलिज्म बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडलवाद। यानी इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा या अपने प्रयोग द्वारा, ठीक है, अपने प्रयोग द्वारा किए गए अध्ययन का, अपने द्वारा किए गए अध्ययन का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना या प्रस्तुतिकरण रिकॉर्ड, अपने द्वारा किए गए अध्ययन का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना, कहेंगे प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ, प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है। ठीक, अब इनकी सफलता का कारण हो गया और मेंडलवाद भी हो गया। अब दूसरी बात ये आती, इन्होंने मटर का जो पौधा चुना था अपने प्रयोग में, तो मटर का पौधा ही क्यों लिया, और भी पौधे ले सकते थे ना। तो उसका रीजन ये था कि मटर का पौधा इन्होंने जो लिया था उसका कारण ये था, मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्ष, देखिए हमारा जो हो चुका था वो हो चुका था मेंडलवाद। क्या हो चुका था भैया, मेंडलवाद। अब मेंडल के वाद के बारे में आपने ये भी देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चुनाव किया था। तो मटर के पौधों का चुनाव किया तो क्यों किया, ठीक है, मटर का पौधा ही क्यों चुना, ठीक है। तो मटर के पौधे का चुनाव, मटर के पौधे का चुनाव का कारण, तो मटर के पौधे के चुनाव का कारण जो था वो क्या था, मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है, पहला पॉइंट, मटर का पौधा कैसा होता है भैया, 1 वर्षीय होता है, यानी ये 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। मटर का पौधा क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 1 वर्षीय होता है। पहला बात तो ये था कि मटर का जो पौधा होता है कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। दूसरी बात ये थी कि जो मटर के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। यानी द्विलिंगी का मतलब क्या है कि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं, यानी मेल जननांग और फीमेल जननांग एक ही में होता है। तो मटर का पौधा कैसा होता है, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी। अब द्विलिंगी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका मटर का पौधा है, ये मटर के फूल है, ठीक है, कैसे हैं, ये मटर के फूल हैं। अब इसमें क्या हो, यहां पर आपका क्या हो गया, फीमेल हो गई है ना, गायनोसियम फीमेल, अरे भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और इसी में क्या हो, मान लीजिए इधर आपका क्या लगा हो, ऐसे आपका एंड्रोसियम लगा हो, यानी जायांग नहीं होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है, यानी एंड्रोसियम लगाओ। तो इस एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मादा जननांग और नर जननांग जब एक ही फूल में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। तो मटर का जो पौधा था कैसा था, द्विलिंगी था, इसलिए इन्होंने मटर का पौधा का चुनाव किया था। तीसरी बात, मटर के पौधे में, मटर के पौधों में स्वपरागण कराना क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण का मतलब होता है कि मटर के पौधे जो है ना, एक मटर का पौधा ये है, एक मटर का पौधा और ले लेते हैं, उसके फूल और इसके फूल, यानी इसके एंथर को, यानी इसके एंथर में जो पॉलन ग्रेन है यानी परागकण है उसको इसके ओवरी में, इसके परागकण को इसके ओवरी में कराना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। यानी इसका हम क्या करेंगे, ये काट देंगे और
जैसे इसका नर वाला काट दिए, इधर क्या करेंगे मादा वाला काट देंगे, फिर उठा के इसमें करा देंगे। तो इस तरह से स्वपरागण कराना क्या था, आसान था। इसलिए इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों का चुनाव किया था। पहली बात एक वर्षीय होती है, दूसरी बात द्विलिंगी होती है, तीसरी बात क्या होती है, इनमें स्वपरागण कराना आसान होता है। इसलिए हमारे जो मेंडल साहब थे उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों का चुनाव किया था। तो जाते जाते आप लोग के मैं एक और इसके बारे में आप लोगों को बाकी आगे का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप फिनोटाइप, ठीक है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। फिर जब आप एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण अच्छे से जान जाएंगे तो मेंडल का नियम जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर स्वतंत्र व्यूहन का नियम यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे। तो जाते जाते आप लोग को हौसला अफजाई रखने के लिए मैं आपको थोड़ा एक शेर सुनाता हूं। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थपथपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। और अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।